नमस्कार, आप देख रहे हैं IBC 24 का खास बुलेटिन सिटीलाइट और मैं हूं आपके साथ सृष्टि पांडे। देश प्रदेश की तमाम बड़ी और अहम खबरों को इस बुलेटिन में जानेंगे और सबसे पहले हम आपको रायपुर से एक बड़ी खबर बता दें जहां बड़ा अपडेट है। कस्टम मिलिंग घोटाले मामले में बड़ा अपडेट है। मार्कफेड के पूर्व MD आरोपी मनोज सोनी ने जमानत याचिका लगाई है। ED की स्पेशल कोर्ट में जमानत याचिका लगाई है। कोर्ट ने 31 अगस्त तक ED को जवाब देने के लिए समय दिया है। ED की न्यायिक रिमांड में रायपुर जेल में मनोज सोनी बंद है। चलिए तो अब रायपुर से एक और बड़ी खबर आपको बता दें जहां जेल में बंद कांग्रेस विधायक देवेंद्र यादव के खिलाफ जमानती वारंट जारी किया गया। ED कोर्ट में उपस्थित होने जमानती वारंट जारी। MLA देवेंद्र यादव, पूर्व MLA चंद्रदेव राय और RP सिंह समेत अन्य के खिलाफ जमानती वारंट जारी किया गया है। कोयला घोटाला मामले में ये वारंट जारी किया गया है। 24 सितंबर या उससे पहले उन्हें पेश होना होगा। पहले भी 2 बार कोर्ट में पेश होने के लिए वारंट जारी हो चुका है। ED की विशेष कोर्ट ने ये जमानती वारंट जारी किया है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह आज छत्तीसगढ़ के चंपारण के दौरे पर रहे। अमित शाह रायपुर एयरपोर्ट से सीधे नवागांव के हेलीपैड पर पहुंचे, वहां से कार के माध्यम से वो चंपारण्य पहुंचे और वहां महाप्रभु वल्लभाचार्य और चंपेश्वर नाथ महादेव का दर्शन किया। इस दौरान उनके साथ मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय, उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा, रायपुर सांसद बृजमोहन अग्रवाल, अभनपुर विधायक इंद्र कुमार साहू, राजम विधायक रोहित साहू समेत BJP कार्यकर्ता मौजूद रहे। तो देश के गृह मंत्री अमित शाह छत्तीसगढ़ के दौरे पर रहे। अमित शाह ने नक्सलवाद के ऊपर भी 7 राज्यों के DGP से चर्चा की। उसके बाद वो नवागांव के हेलीपैड से वहां पहुंचे, वहां से कार के माध्यम से वो चंपारण पहुंचे। वहां महाप्रभु वल्लभाचार्य और चंपेश्वर नाथ महादेव का उन्होंने दर्शन किया। इस दौरान उनके साथ देश के मुखिया विष्णुदेव साय, उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा और रायपुर सांसद बृजमोहन अग्रवाल भी मौजूद रहे। इधर नक्सलियों को लेकर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। इस बीच IBC 24 के संवाददाता राजेश मिश्रा ने सवाल किया कि जब जब नक्सल ऑपरेशन होता है, आप लोगों को सफलता मिलती है, तो विपक्ष पार्टियां द्वारा ये आरोप लगाया जाता है कि ये मुठभेड़ फर्जी है। इनको रोकने के लिए क्या कर रहे हैं? केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने इस पर क्या जवाब दिया, वो आप भी सुनिए। IBC 24 से जब जब नक्सल ऑपरेशन होता है, आप लोगों को सफलता मिलती है, तो विपक्षी पार्टी द्वारा ये आरोप लगाया जाता है कि फर्जी मुठभेड़ है। तो इसको रोकने के लिए आप क्या मानते हो? फर्जी मुठभेड़ है? नहीं, मैं तो मानता नहीं हूँ। बस तो फिर काहे को सवाल पूछ रहे हो? उनको बोलने दो। विपक्षियों को किस तरह से जवाब? देखिए, कांग्रेस का काम कर रही है, हम हमारा काम कर रहे हैं। कांग्रेस की सरकार थी, यहाँ पर नक्सल मूवमेंट को एक प्रकार से सारे अभियान स्लो हो गए थे। अब सारे अभियानों में तेजी आई है, सरेंडर भी ज्यादा होता है, अरेस्ट भी ज्यादा होते हैं, मारे भी ज्यादा जाते हैं और सजा भी ज्यादा हो रही है। तो हमारी छत्तीसगढ़ सरकार ने हर मोर्चे पर बहुत अच्छी सफलता प्राप्त की है। न केवल ऑपरेशन में और सरेंडर में, विकास के कामों में भी तेजी बहुत आई है। सर, इसी से जुड़ा वहीं लोकसभा नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी को मिस इंडिया प्रतियोगिता में भी आरक्षण चाहिए। जी हां, राहुल गांधी इन दिनों जहां भी जा रहे हैं, जाति जनगणना की मांग को जोर शोर से उठा रहे हैं। शनिवार को प्रयागराज में संविधान का सम्मान उनकी रक्षा कार्यक्रम में शामिल हुए राहुल ने एक बार फिर जाति जनगणना की बात दोहराई है। राहुल ने मिस इंडिया की लिस्ट के बहाने बताया कि आखिर देश में जाति जनगणना की जरूरत क्यों है। आप भी सुनिए उन्होंने क्या कहा। तो मैंने लिस्ट निकाली मिस इंडिया की। मैंने कहा भैया इसमें तो होगा, मतलब एक दलित महिला तो होगी, एक आदिवासी महिला तो होगी ना दलित है, ना आदिवासी, ना ओबीसी, कोई नहीं। और 90% आपकी आबादी है। अब अगर आपकी 10% होती तो कोई कह सकता हाँ भैया 10% आबादी है, ठीक है, पर 90% आबादी आपके बिना देश नहीं चल सकता। यानी राहुल गांधी ये चाहते हैं कि मिस इंडिया प्रतियोगिता में भी आरक्षण लागू हो। इसके पीछे उनका तर्क
तो आपने सुन ही लिया है। खैर, लोकसभा चुनाव से पहले राहुल गांधी ने जातिगत जनगणना के मुद्दे पर बीजेपी को चक्रव्यूह में कैसे फंसाया और उसका नतीजा चुनाव में क्या रहा, वो किसी से छिपा नहीं है। वैसे राहुल ने प्रयागराज में भी जाति जनगणना की मांग को फिर से दोहराया। जाति जनगणना सबसे पहले सिर्फ वहां ओबीसी लिखना का कोई मतलब नहीं। अलग अलग कम्युनिटीज हैं, हम हर कम्युनिटी की लिस्ट चाहते हैं। पहली बात। दूसरी बात, हमारे लिए यह सिर्फ सेंसस नहीं है, हमारे लिए यह पॉलिसी मेकिंग का फाउंडेशन है। जाति जनगणना से सिर्फ आबादी पता लगे, वो बहुत जरूरी कदम है, क्योंकि भागीदारी से पहले आबादी के बारे में पता होना पड़ेगा। मेरा विजन है कि हिंदुस्तान में धन किस प्रकार से बांटा जा रहा है। वहीं मोदी सरकार ने पेंशन स्कीम को लेकर एक बड़ा फैसला लिया है। मोदी कैबिनेट की बैठक ने यूनिफाइड पेंशन स्कीम पर मुहर लगा दी है। सरकार ने कहा इसमें जो कर्मचारी 25 साल तक नौकरी करेगा उसे पूरी पेंशन मिलेगी। वहीं 10 साल सर्विस करने वालों को 10,000 रुपए दी जाएगी। ये स्कीम 1 अप्रैल 2025 से लागू की जाएगी। प्रधानमंत्री के साथ बैठक और कैबिनेट के इस फैसले की घोषणा के बाद कर्मचारी संघ ने इस पर अपनी प्रतिक्रिया दी और पीएम मोदी को धन्यवाद किया। यूपीएस का फायदा 23 लाख केंद्रीय कर्मचारियों को होगा। यूनिफाइड पेंशन स्कीम क्या है, ये आप देखिए। तो ग्राफिक्स के माध्यम से हम आपको समझा रहे हैं कि क्या है। कम से कम 25 साल तक नौकरी करने वालों को रिटायरमेंट से पहले पिछले 12 महीनों में प्राप्त औसत मूल वेतन का 50% पेंशन के रूप में दिया जाएगा। इस पेंशन के हकदार वही होंगे जो कम से कम 10 साल तक नौकरी करेंगे। 10 साल की नौकरी के बाद अगर कोई नौकरी छोड़ता है तो उसे कम से कम 10,000 रुपए पेंशन के तौर पर मिलेंगे। रिटायर होने पर ग्रेच्युटी के अलावा एक मुश्त भुगतान भी किया जाएगा। महंगाई इंडेक्शन का लाभ भी मिलेगा। कर्मचारियों को अंशदान करने की जरूरत नहीं होगी। सरकार अपनी तरफ से कर्मचारी की बेसिक सैलरी का 18.5% वहन करेगी। ये 5 पिलर्स को लेके आज यूनिफाइड पेंशन स्कीम अप्रूव हुई है। ये स्कीम केंद्र सरकार के करीब 23 लाख कर्मचारी, करीब 23 लाख एम्प्लॉयज हैं, उनको इसका बेनिफिट मिलेगा। अगर राज्य सरकार के कर्मचारी भी इसमें शामिल होते हैं तो करीब 90 लाख के आसपास टोटल कर्मचारी इसका बेनिफिट मिलेगा। कर्मचारियों पर इस स्कीम का भार नहीं पड़ेगा। बलौदाबाजार हिंसा मामले में भिलाई विधायक देवेंद्र यादव की गिरफ्तारी को लेकर कांग्रेस में भारी आक्रोश है। देवेंद्र यादव को जल्द रिहा करने की मांग को लेकर पूरे छत्तीसगढ़ के जिला मुख्यालयों में धरना प्रदर्शन किया गया। हम आपको 10 तस्वीरें दिखाएंगे। पहली तस्वीर राजधानी रायपुर की है, जहां सेंट्रल जेल के बाहर धरना किया गया। इसमें पीसीसी चीफ दीपक बैज भी शामिल हुए। उन्होंने कहा कि जब तक देवेंद्र यादव की रिहाई नहीं होती तब तक यह आंदोलन जारी रहेगा। वहीं दूसरी तस्वीर दुर्ग की है, जहां भारी संख्या में कांग्रेसियों ने गांधी प्रतिमा के सामने प्रदर्शन किया। यहां पूर्व सीएम भूपेश बघेल भी मौजूद रहे। इस दौरान भूपेश बघेल ने बीजेपी सरकार की नीतियों का विरोध किया है। वहीं तीसरी खबर आप देख रहे हैं वो न्यायधानी बिलासपुर की है, जहां पर कांग्रेसियों ने सड़क पर उतरकर साय सरकार के खिलाफ हल्ला बोला है। इस दौरान देवेंद्र यादव की जबरिया गिरफ्तारी का आरोप लगाया है। वहीं चौथी तस्वीर राजनांदगांव शहर की है, जहां कांग्रेसियों ने धरना प्रदर्शन किया है, जिसमें पूर्व मंत्री रविंद्र चौबे शामिल हुए। उन्होंने कहा बलौदाबाजार की घटना बीजेपी सरकार की नाकामी है। इधर अंबिकापुर में भी देवेंद्र यादव की गिरफ्तारी को लेकर कांग्रेस लगातार विरोध प्रदर्शन कर रही है। कांग्रेसियों ने गांधी चौक पे विरोध जताया है। अब छठवीं तस्वीर जो आप देख रहे हैं वो गरियाबंद की है, जहां जिले भर में कांग्रेस कार्यकर्ता गांधी मैदान में इकट्ठे होकर प्रदर्शन कर रहे हैं। इसमें महासमुंद विधायक सुमनलाल चंद्राकर और बिंद्रा नवागढ़ विधायक जनक ध्रुव भी मौजूद हैं। इधर बलरामपुर में वरिष्ठ कांग्रेस नेताओं ने प्रदर्शन करते हुए विधायक देवेंद्र यादव की गिरफ्तारी का विरोध जताया। उन्होंने कहा मांगे नहीं मानने पर उग्र आंदोलन भी करेंगे। वहीं 8वीं तस्वीर धमतरी की, यहां प्रदर्शन में कांग्रेस के वरिष्ठ नेता सत्यनारायण शर्मा समेत जिले भर के कांग्रेस कार्यकर्ता शामिल हुए। 9वीं तस्वीर जांजगीर चांपा के कचहरी चौक की है। यहां पर
विरोध प्रदर्शन में पूर्व मंत्री शिव डहरिया और विधायक समेत कई कांग्रेस नेता शामिल हुए। वहीं 10वीं और आखिरी तस्वीर देखिए जो बेमेतरा की है। यहां पर भी कांग्रेसियों ने तहसील कार्यालय के पास धरना प्रदर्शन किया, जिसमें कांग्रेस नेता अरुण वोरा भी मौजूद रहे। इस दौरान लोगों को संबोधित भी किया। तो बलौदाबाजार मामले में गिरफ्तार देवेंद्र यादव की रिहाई की मांग को लेकर कांग्रेस की ओर से शनिवार को छत्तीसगढ़ के सभी जिला मुख्यालयों में प्रदर्शन किया गया है और इसी कड़ी में रायपुर सेंट्रल जेल के बाहर धरना प्रदर्शन का आयोजन किया गया। इस दौरान पीसीसी चीफ दीपक बैज ने आरोप लगाया कि पुलिस बीजेपी के इशारे पर कार्रवाई कर रही है। उन्होंने भाजपा को चुनौती देते हुए कहा कि हिम्मत है तो बीजेपी के नेता और मुख्यमंत्री गृह मंत्री नार्को टेस्ट कराएं। इस बयान पर बीजेपी ने पलटवार किया है। विधायक पुरंदर मिश्रा ने बैज के बयान को बचकानी करार दिया। तो वहीं श्रीचंद सुंदरानी ने कहा कि दीपक बैज का सबसे पहले नार्को टेस्ट होना चाहिए ताकि ये पता चल सके कि वो कह रहे हैं उस पर कायम रहें या नहीं। जिस तरह से सतनामी समाज के निर्दोष युवाओं पर कार्रवाई हो रही है, हमारे कार्यकर्ता, हमारे विधायकों पर कार्रवाई हो रही है, इसका प्रदेश कांग्रेस कमेटी विरोध करती है। सरकार जिसको भी अगर चाहे हमारे विधायक देवेंद्र यादव हो, हमारा NSY यूथ कांग्रेस के जिला अध्यक्ष हो, जिसको भी नार्को टेस्ट कराना चाहे हम कराने को तैयार है। मैं पूछना चाहता हूँ इस सरकार से, क्या मुख्यमंत्री का नार्को टेस्ट होगा? क्या गृह मंत्री का नार्को टेस्ट होगा? कार्यक्रम में अचानक देवेंद्र यादव को दिखना संदेह को जन्म देता है और नार्को टेस्ट वगैरह जो बात बैज जी कर रहे हैं ये बचकानी बात है। सबसे पहले तो उसी का नार्को टेस्ट होना चाहिए कि वो जो बोल रहे हैं वो उस पर कायम रहेंगे कि नहीं रहेंगे। रहा सवाल देवेंद्र यादव की गिरफ्तारी का, तो देवेंद्र यादव के खिलाफ पर्याप्त सबूत सरकार के पास है। भोपाल लोकायुक्त ने ट्रैप की बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया है। बीडीए कार्यालय में पदस्थ बाबू सहायक तारकचंद दास ने मकान की लीज के लिए नवीनीकरण के लिए रुपए की डिमांड की थी। आरोपी तारकचंद दास लंबे समय से इसी प्रकार के अवैध स्रोतों से काली कमाई करता आ रहा है। आरोपी बाबू ने कई प्रॉपर्टीज पर अपने परिजनों के साथ और दोस्तों के नाम पर ले रखी है। अभी तक की कार्रवाई में आरोपी ने के घर से कई संपत्ति संबंधी दस्तावेज और जानकारियां मिली है। आरोपी की पत्नी मंदिरा दास के नाम पर कस्तूरबा नगर के होटल, बॉयज हॉस्टल और एक फ्लोर निर्माणाधीन मकान मिला है। पत्नी मंदिरा दास MP नगर में स्टैंप वेंडर का काम करती है और एक ग्राहक सेवा केंद्र ऑनलाइन का संचालन भी करती है। आरोपी के निवास पर अभी सर्च कार्रवाई जारी है। खबर ग्वालियर से है, जहां क्राइम ब्रांच ने लोटस 360 ऑनलाइन सट्टा ऐप के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की है। पुलिस ने तानसेन नगर के एक फ्लैट में छापा मारा है और मौके से 5 सट्टा आरोपियों को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार आरोपी जम्मू और तेलंगाना के रहने वाले बताए जा रहे हैं। कार्रवाई के दौरान पुलिस ने मोबाइल, लैपटॉप, राउटर्स और ऑनलाइन गेमिंग ऐप से जुड़ा सामान भी बरामद किया। फिलहाल मुख्य आरोपी फरार बताया जा रहा है और पुलिस गिरफ्तार आरोपियों से पूछताछ कर रही है। अभी करण राठौर और ये जो अन्य साथियों के खिलाफ पब्लिक गैम्बलिंग एक्ट और भारतीय न्याय संहिता के ऑर्गेनाइज क्राइम ये धाराएं पे FIR दर्ज किया है। बाकी डिटेल PR में लेके हम डिटेल पूछताछ की जाएगी और करण राठौर के लिए इनाम घोषित करके उसको जल्दी पकड़ के गिरफ्तार करेंगे। मध्य प्रदेश हाईकोर्ट की ग्वालियर खंडपीठ ने आदेश की अवमानना करने को लेकर सख्त रुख अपनाया है। कोर्ट ने जल संसाधन विभाग के तत्कालीन प्रमुख सचिव और चीफ इंजीनियर के खिलाफ जमानती वारंट जारी कर दिया है। दरअसल जल संसाधन विभाग में कर्मचारी रही रेणु बंसल जो अब रिटायर हो गई हैं, विभाग ने उन्हें पेंशन का हक देने से इनकार कर दिया। इसके खिलाफ रेणु बंसल ने हाईकोर्ट में याचिका दायर की, जिसके बाद हाईकोर्ट सरकार को पेंशन भुगतान का आदेश दिया गया था। लेकिन कोर्ट के आदेश के बाद भी जब विभाग ने पेंशन शुरू नहीं की तो आवेदिका ने अवमानना याचिका दायर कर दी। इस पर कोर्ट ने इरिगेशन विभाग के तत्कालीन ट्रेजरी अधिकारी और तत्कालीन चीफ इंजीनियर को समन भेजकर जवाब मांगा। बता दें कि चीफ इंजीनियर RP झा अब रिटायर हो चुके हैं। सुनवाई के दौरान इनमें से सिर्फ ट्रेजरी ऑफिसर ही उपस्थित हुए।
देश में सबसे बेहतरीन तरीके से बसाए गए नए शहरों में से एक नाम नवा रायपुर का भी आता है। यहाँ अंडरग्राउंड बिजली, पानी जैसे आधुनिक सिस्टम तैयार करने के साथ साथ सेक्टर वाइज उद्योग, शिक्षा, सरकारी कार्यालय और रहवासी कॉलोनी को बसाया गया है। अब नया रायपुर को पीपल सिटी के रूप में डेवलप करने की पहल शुरू हो गई है। देखिए ये रिपोर्ट। पीपल फॉर पीपल अभियान लॉन्च। अब ग्रीन सिटी बनेगा नवा रायपुर। 1 लाख पेड़ लगाने का प्लान, 20,000 पीपल लगाने की मुहिम। चंडीगढ़, गांधीनगर, भुवनेश्वर जैसे प्लांट शहरों की तर्ज पर छत्तीसगढ़ का नवा रायपुर भी खूबसूरत शहर के रूप में विकसित हो रहा है। प्लानिंग के वक्त ही तय कर लिया गया था कि नवा रायपुर क्षेत्र के 30% हिस्से में ग्रीनरी रखी जाएगी। यही वजह है कि नवा रायपुर की सड़कों और पार्कों की ग्रीनरी सबसे पहले अपना ध्यान खींचती है। अब नवा रायपुर को पीपल के पेड़ों वाला शहर के रूप में बसाया जा रहा है। इस मानसून यहाँ 1 लाख पेड़ लगाए जा रहे हैं। इसमें 20,000 पेड़ केवल पीपल के हैं। मंत्री ओपी चौधरी बताते हैं कि भविष्य में नवा रायपुर में जहाँ भी खड़े होंगे, आपको अपने चारों तरफ पीपल के पेड़ जरूर दिखेंगे। फॉर पीपल ये बहुत इम्पॉर्टेंट प्रोजेक्ट है। आने वाले शहर में नवा रायपुर अटल नगर को पीपल सिटी के रूप में स्थापित करने की दृष्टि से वहाँ पे एक विजन रखा गया है कि किसी भी चौक, किसी भी चौराहे, किसी भी रोड, किसी भी बिल्डिंग पे खड़े हों आप और किसी भी डायरेक्शन में देखें पीपल पेड़ आने वाले वर्षों में दिखाई दे। इस तरह के विजन के साथ काम कर रहे हैं और नवा रायपुर को, अटल नगर को पीपल सिटी के रूप में देश भर में जाना जाए ताकि वहाँ की हवा और वहाँ की ग्रीनरी एक मिसाल बन सके। नवा रायपुर में लगाए जा रहे 1 लाख पेड़ों में पीपल के अलावा बरगद, नीम समेत दूसरी प्रजाति के पेड़ भी लगाए जा रहे हैं। लेकिन पीपल के पेड़ की बात करें तो इसकी कई विशेषताएं हैं। पीपल के पेड़ का जीवन 100 साल से ज्यादा होता है। ये पेड़ दिन रात 24 घंटे ऑक्सीजन देता है, वातावरण और मानव के जीवन के लिए बेहद उपयोगी होता है। वहीं पीपल के पेड़ को हिंदू धर्म में बाकी पेड़ों की तुलना में श्रेष्ठ माना जाता है। ऐसे में ये पीपल फॉर द पीपल अभियान न सिर्फ शहर की ग्रीनरी को बढ़ाएगा बल्कि यहाँ की आबो हवा को बेहतर करेगा। हरियाली के लिए जाना जाने वाला शहर नया रायपुर भविष्य में पीपल के पेड़ का शहर होगा, क्योंकि इसी तरह का अभियान लॉन्च किया गया है, पीपल फॉर द पीपल। एनआरडीए के इस अभियान की संकल्पना है कि भविष्य में आप नया रायपुर में जहां भी खड़े रहेंगे, आपको अपने चारों तरफ पीपल का पेड़ नजर आएगा। कैमरा पर्सन संजीव सिन्हा के साथ राजेश राज, IBC 24 रायपुर। इधर मध्य प्रदेश में हाई टेंशन लाइन के बिजली टावर्स की ड्रोन कैमरों से निगरानी की जाएगी। सरकार का दावा है कि इससे बिजली चोरी रुकेगी और सप्लाई बेहतर होगा, जिस पर कांग्रेस ने तंज कसा है। क्या है सरकार का प्लान, देखिए इस रिपोर्ट में। MP पावर ट्रांसमिशन कंपनी ने एक नया प्रयोग किया है। कंपनी ने 220 kV अति उच्च दाब वाली लाइनों की ड्रोन कैमरे से निगरानी की प्रक्रिया शुरू की है और 80,000 टावरों की ड्रोन से पेट्रोलिंग का लक्ष्य रखा है। साथ ही कंपनी ने 23,000 टावरों के लिए ड्रोन के ऑर्डर किए हैं, जिसको लेकर ऊर्जा मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर का दावा है कि इससे बिजली चोरी रोकने में मदद मिलेगी और बिजली सप्लाई बेहतर होगी। इन लाइनों का हमारा ड्रोन से भी जल्दी से जांच होगी, चेकिंग होगी। अभी जो समय ज्यादा लगता अब वो जल्दी से होगा, तुरंत होगा, समस्या का समाधान जल्द होगा। लेकिन कांग्रेस को ये फॉर्मूला पसंद नहीं आ रहा है। टोटल मैं कह रहा हूँ 98% बता रहा हूँ, 2% कर्मचारी बचे हैं स्थायी रूप से जो उसको कर रहे हैं, और बिजली ड्रोन लाएं, कुछ लाएं, ये बिजली तो दें। माना ये जा रहा है कि इससे कंपनी को फॉल्ट ढूंढने में आसानी होगी और ब्रेकडाउन समय में कमी आएगी। इधर बीते दिनों छतरपुर की सिटी कोतवाली में हुए पत्थरबाजी कांड के बाद पुलिस प्रशासन एक्शन मोड पर है। लगातार आरोपियों पर कार्रवाई की जा रही है, तो वहीं कुछ आरोपियों के घर पर बुलडोजर की कार्रवाई भी की गई। तो वहीं अब बुलडोजर की कार्रवाई को लेकर सियासत तेज हो गई है। देखिए ये पूरी रिपोर्ट। छतरपुर की सिटी कोतवाली में हुए पत्थरबाजी मामले में पुलिस लगातार कार्रवाई कर रही है। मौलाना समेत 7 आरोपियों को शनिवार को गिरफ्तार किया गया। मामले में अब तक 47 नामजद आरोपियों के अलावा कुल 150 लोगों के खिलाफ केस दर्ज हुआ है।
छतरपुर में हुए कांड को लेकर पुलिस को बाहर से फंडिंग के सबूत मिले हैं। उधर पत्थरबाजी में घायल थाना प्रभारी अरविंद कुजूर ने अपनी ड्यूटी ज्वाइन कर ली है। सोशल मीडिया पर इस प्रकार का आह्वान करते हुए पत्र सर्कुलेट हुआ था, उसकी हम जांच कर रहे हैं कि क्या इसका मुख्य उद्देश्य था एवं अलग अलग प्रकारों से साक्ष्यों को इकट्ठा कर रहे हैं और वो चाहे कहीं के भी रहने वाले हों, किसी भी क्षेत्र के, यदि वो उपद्रव में शामिल थे और वीडियो फुटेज में उनकी जानकारी मिलती है तो उन पर सख्त से सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी। भीड़ से कुछ जो उनके साथ में आए हुए थे वो पत्थरबाजी करने लगे। पत्थरबाजी में मेरे सहित अन्य पुलिस वालों को भी चोटें आई। इसमें चोट जो कि शार्प ऑब्जेक्ट से है और काफ़ी 7-8 टाके आए हैं इसमें, तो डॉक्टर का भी यही कहना है कि शार्प ऑब्जेक्ट से चोट आई है, लेकिन मैं देख नहीं पाया किस चीज़ से चोट आई है। छतरपुर में बुलडोजर कार्रवाई के 2 दिन बाद कांग्रेस के प्रतिनिधि मंडल ने भोपाल में डीजीपी सुधीर सक्सेना के नाम एआईजी को ज्ञापन सौंपा। मामले में निष्पक्ष कार्रवाई की मांग की है। कांग्रेस के प्रतिनिधिमंडल में पीसीसी चीफ जीतू पटवारी, नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंगार, पूर्व मंत्री पीसी शर्मा, विधायक आरिफ मसूद और मीडिया विभाग के अध्यक्ष मुकेश नायक शामिल हुए। मध्य प्रदेश में सर्विस बुक का पालना करना पुलिस का विभाग और जिला प्रशासन भूल गया है। शांति की बात बताकर दहशत फैलाना ये कोई अच्छी सरकार की परंपरा नहीं है। छतरपुर की घटना का जो अपराधी है उन पर कार्रवाई हो। अगर वो अपनी आदत सुधारे तो ठीक, अन्यथा मानव अधिकार आयोग में भी जाएंगे। भारतीय जनता पार्टी ध्यान रखे कि 2.5 करोड़ से ज्यादा वोट मध्य प्रदेश के अंदर कांग्रेस को मिले हैं। कांग्रेस का कार्यकर्ता हो चाहे कांग्रेस का वोटर हो, अगर जो भी कहीं विरोध होगा कांग्रेस पार्टी विरोध कर। बुलडोजर कार्रवाई में अब प्रियंका गांधी की एंट्री भी हो गई है। उन्होंने एक्स पर पोस्ट कर लिखा, अगर कोई किसी अपराध का आरोपी है तो उसका अपराध, उसकी सजा सिर्फ अदालत ही तय कर सकती है, लेकिन महज आरोप लगते ही आरोपी के परिवार को सजा देना, उनके सिर से छत छीन लेना, ये न्याय नहीं, बर्बरता और अन्याय की पराकाष्ठा है। थाने में पथराव मामले में पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने पुलिस की कार्रवाई का समर्थन किया, जिस पर कांग्रेस ने करारा प्रहार किया है। कानून को कोई भी हाथ में ना ले, चाहे वो कोई भी हो, चाहे वो किसी भी कौम का हो, किसी भी मजहब का हो या किसी भी धर्म का हो। अगर आप कानून को हाथ में लेंगे तो निश्चित रूप से आपके ऊपर दंड की कार्यवाही होगी। ये देश बाबा साहब अम्बेडकर के संविधान से चलेगा, न तालिबान की तरह नफरत के साथ चलेगा। और धर्माचार्यों का काम होना चाहिए कि कैसे धर्म के उस प्रेम के भाव को बताएं। बुलडोजर कार्रवाई मामले पर छतरपुर से भोपाल तक सियासत गरमाई है। इस सियासी संग्राम का अंत कहां होगा, ये फिलहाल भविष्य के गर्त में है। ब्यूरो रिपोर्ट, IBC 24। अब खबर छत्तीसगढ़ के बलौदाबाजार जिले की है, जहां कलेक्टर दीपक सोनी के निर्देश पर एक नई पहल हम होंगे कामयाब अभियान की शुरुआत की गई। इस दौरान जिले के युवा छात्र छात्राओं को व्यक्तित्व विकास और करियर संबंधित जानकारी दी गई। कार्यक्रम में कलेक्टर दीपक सोनी भी शामिल हुए और उपस्थित युवाओं के प्रश्नों का जवाब देते हुए उनका हौसला बढ़ाया। रायपुर और बिलासपुर से पहुंचे एक्सपर्ट हेमंत मुदलियार, भूपेंद्र कुमार, ऋत्विक झा और रितेश जोशी ने युवाओं को प्रशिक्षण दिया। कलेक्टर दीपक सोनी ने कार्यक्रम को संबोधित करते हुए अभियान के बारे में जानकारी दी। उन्होंने कहा कि इस जिले में अपनी तरह का पहला ऐसा अभियान है जिसके माध्यम से युवाओं की शिक्षा, उनके करियर को लेकर विशेष ध्यान दिया जा रहा है। उन्होंने बताया कि ऐसे कार्यक्रम आने वाले समय में सभी विकासखंड मुख्यालयों में किया जाएगा। इस दौरान कलेक्टर ने अच्छा नागरिक बनने की शपथ भी दिलाई। बता दें कि हम होंगे कामयाब कार्यक्रम जिले के युवाओं के लिए है। इसके तहत जिला प्रशासन युवाओं तक पहुंचकर उनकी करियर काउंसलिंग और प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी के संबंध में जानकारी देते हैं। और चलिए इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। देश प्रदेश की तमाम बड़ी और अहम खबरों से जुड़े रहने के लिए देखते रहिए IBC 24। नमस्कार।